जादुई सोने का थैला। भरतपुर नामक एक गांव में रूपा और दीपा नाम की दो बहनें रहा करती थी। वे दोनों अनाथ थी। उनके पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी और कुछ महीने पहले उनकी माँ भी चल बसी थी। उन दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। उन दोनों बहनों के पास अपने माता पिता का छोड़ा हुआ एक छोटा सा घर ही बचा था। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन उनके घर एक सेठ आता है और उनसे कहता है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो तो मेरा कर्जा चुकाए बिना इस दुनिया से चली गई। पर अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो अब तुम दोनों को उधार चुकाना होगा। पर सेठ जी, अभी हम दोनों बहुत छोटी हैं और हम दोनों अभी कोई काम भी नहीं करते हैं। हम आपको उधार कैसे चुका पाएंगे? ये सब मैं नहीं जानता। अगर कोई काम नहीं करती हो तो काम ढूंढो और पैसे कमाओ, लेकिन मेरा पैसा तो तुम्हें वापस करना ही होगा। तुम दोनों को मैं 2 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम मेरे पैसे चुका देती हो तो ठीक है, वरना 2 महीने बाद मुझे घर खाली चाहिए। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी दीपा अपनी बड़ी बहन रूपा से पूछती है, दीदी, हम ये उधार पैसे कैसे चुका पाएंगे? हमारे पास बचा कुचा एक घर ही तो है। अगर वो भी हमारे हाथ से चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? और अभी हम इतने छोटे हैं कि हमें कोई अपने यहाँ पर काम पर भी नहीं रखेगा। फिर हम कर्जा चुकाने का पैसा कहाँ से लाएंगे? बोलो ना दीदी। तुम चिंता मत करो दीपा, मैं हूँ ना कोई इंतजाम करके सेठ के सारे पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम क्या करेंगे? अभी तो हमें कोई काम करना भी नहीं आता, इसलिए हमें कोई काम पर रखेगा ही नहीं। और अगर किसी ने तरस खाकर हमें काम पर रख भी लिया तो भी हम 2 महीने में सेठ को उधार चुका नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, अगर भगवान ने हमें इस मुश्किल में डाला है तो वही हमें इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। और तुम्हें याद है ना, माँ क्या कहा करती थी कि कभी भी मुश्किल पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए और हमेशा भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हर मुश्किल का समाधान मिलता है। तो तुम अभी आराम करो, मैं तब तक बाहर जाकर कुछ काम का पता लगा कर आती हूँ। नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप अकेले काम नहीं करेंगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और सेठ का उधार चुका देंगे। और अब आप मुझे मना मत करना, मुझे अपने साथ लेकर ही चलना। ठीक है, तो मेरे साथ चल सकती हो। दोनों बहनें काम की तलाश में घर से चल देती हैं और पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो वो दोनों निराश होकर शाम को वापस अपने घर की ओर चल देती है। तभी घर जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो अपने सर पर फूलों की बड़ी सी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इतने बूढ़े आदमी को इतना सारा बोझ अपने सर पर रखकर चलते हुए देखकर रूपा का मन पसीज जाता है और वो उनसे कहती है, बाबा जी, आप इतनी भारी टोकरी लेकर क्यों जा रही हैं? लाइए, मैं ये टोकरी उठा लेती हूँ और आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। वो तो आज फूल ज्यादा नहीं बिक पाए, इसलिए ये टोकरी अभी तक इतनी भारी है, वरना ज्यादातर तो शाम तक मेरे सारे फूल बिक ही जाते हैं और टोकरी खाली हो जाती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं घर चला जाऊंगा। कोई बात नहीं बाबा जी, हम दोनों बहनें आपकी ये टोकरी आपके घर पहुंचा देंगे। लाइए, आप हमें दे दीजिए। दीपा और रूपा बाबा जी से टोकरी ले लेती है और उन्हें उनके घर छोड़ देती है। बेटी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों के दिल में दूसरों के लिए बहुत दया और करुणा है। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बेटा, मुझे बहुत दिनों से 2 नेक और ईमानदार बच्चों की तलाश थी, इसलिए मैं रोज अपनी फूलों की टोकरी लेकर घर से निकलता ताकि कोई नेक और ईमानदार बच्चा मिले और वो मेरी मदद करे। लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझ बूढ़े पर दया नहीं की। मुझे तो लगने लगा था कि अब लोगों के मन में दया और करुणा की भावना ही खत्म हो गई है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद तुम दोनों प्यारी बच्चियों ने मेरी तलाश पूरी कर दी। ये सब तो ठीक है बाबा जी, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि आपको नेक और ईमानदार बच्चों की तलाश क्यों थी? बेटी, दरअसल मेरे पास एक जादुई सोने का थैला है। उस जादुई थैले की खासियत ये है कि अगर कोई ईमानदार और नेक बंदा उसमें हाथ डालकर सच्चे दिल से जो भी मांगेगा वो उसे मिल जाएगा। मेरी तो अब उम्र हो चली है,
इसलिए अब वो मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। इसलिए मैं चाहता था कि मुझे 2 ईमानदार और नेक बच्चे मिल जाएं, जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। और आज तुम दोनों ने मेरी मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम दोनों ही इसकी असली हकदार हो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा। वैसे भी हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके और हम दोनों को धार से मुक्ति दिलाकर हमारा घर बचा सके। आपने ये जादुई थैले हमें देकर हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे घर चलकर रहे, ताकि हम आपका हमेशा ध्यान रख सके और हम दोनों भी अकेले ना रहे। हाँ बाबा जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आपने हम दोनों पर बहुत एहसान किया है। अब आपको हमारे साथ चलकर हमारे घर पर ही रहना पड़ेगा। आप मना मत करिएगा। ठीक है बेटी, अगर तुम दोनों इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हूँ। रूपा और दीपा बाबा जी को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर वो उस जादुई थैले में हाथ डालकर बहुत सारा पैसा मांगती है और उन पैसों से सबसे पहले उस सेठ का कर्जा अदा कर देती है। उसके बाद में वो दोनों उन पैसों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद भी करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये सब देखकर सेठ के मन में विचार आता है, आखिर इन दोनों बहनों के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया, जो इन दोनों ने मेरा उधार भी चुका दिया और बाकी पैसों से ये गरीब लोगों की मदद भी करने लग गई हैं। अभी तक तो ये दोनों मेरे सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांग रही थी कि मैं इनका उधार छोड़ दूं। जरूर इनके हाथ कोई जादुई चीज लग गई है, मुझे उसका पता लगाकर उसे चुराना ही होगा। ये सोचकर सेठ दीपा और रूपा के घर पर नजर रखना शुरू कर देता है और एक दिन जब रूपा उस जादुई सोने के थैले में हाथ डालकर पैसे मांग रही होती है तो वो उसे देख लेता है और उसके मन में उसे चुराने के लिए लालच आ जाता है। तो ये है वो जादुई सोने का थैला जिसकी वजह से ये दोनों रातों रात माला माल हो गई है। मुझे कोई न कोई तरकीब बनानी पड़ेगी जिससे कि ये जादुई थैला मैं चुरा सकूं और उसके बाद तो मेरी जिंदगी में पैसे ही पैसे होंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर सेठ रात में ही दीपा और रूपा के घर में घुस जाता है और वहाँ पर रखे जादुई सोने के थैले को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होने पर जब रूपा को वो जादुई सोने का थैला घर में नहीं मिलता तो वो घबरा जाती है और डर कर रोने लगती है। तभी बूढ़े बाबा जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ये बात तो बताई थी कि उस जादुई सोने के थैले में हाथ डालकर कुछ भी मांगने पर वो बात पूरी हो जाती है। पर इसके अलावा एक बात और भी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। अगर कोई लालची व्यक्ति उस जादुई थैले में हाथ डालकर कुछ भी मांगेगा तो वो थैला एक झाड़ू में बदल जाएगा और उस लालची व्यक्ति की पिटाई करना शुरू कर देगा। वहीं दूसरी ओर वो लालची सेठ सुबह होते ही उस जादुई सोने के थैले में हाथ डालकर बहुत सारा पैसा मांगता है। तभी अचानक वो जादुई सोने का थैला झाड़ू में बदल जाता है और उस सेठ की खूब पिटाई करता है। पिटाई खाकर सेठ रोने लगता है और हाथ जोड़कर जादुई थैले से कहता है, जादुई थैले मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करूंगा और उन दोनों बेचारे गरीब बहनों को ये थैला वापस भी कराऊंगा। सेठ की बात सुनकर जादुई सोने का थैला जो कि झाड़ू बन चुका था वापस से थैले में बदल जाता है। उसके बाद वो लालची सेठ जादुई सोने के थैले को लेकर रूपा और दीपा के घर उसे वापस करने के लिए पहुंच जाता है। बेटी मुझे माफ कर दो, ये रहा तुम्हारा जादुई सोने का थैला। इसे कल मैंने तुम्हारे घर से रात में चुरा लिया था, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि चोरी करना पाप होता है और लालची इंसान कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। सेठ की बात सुनकर रूपा और दीपा जोरों से हंसने लगती है और उससे वो जादुई थैला वापस ले लेती है। उसके बाद वो दोनों बहनें और बूढ़े बाबा जी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रूपा और दीपा उस जादुई सोने के थैले की मदद से गरीबों की मदद करती है और खुशी खुशी बाबा जी के साथ रहती है। बहुत समय पहले की बात है, बिलासपुर नामक गांव, जहां दो दोस्त शेफाली और प्रियंका रहती थी। शेफाली एक अमीर घर की लड़की थी जो बहुत जिद्दी और झगड़ालू किस्म की थी। दूसरी तरफ प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी जो बहुत सीधी और दयालु लड़की थी।
शेफाली के पिताजी शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। वहीं प्रियंका के पिता गांव में मजदूरी का काम करते हैं, जो किसी तरह कुछ पैसे कमाकर अपना घर खर्च चला रहे होते हैं। प्रियंका और शेफाली अच्छी दोस्त थी, लेकिन शेफाली हमेशा प्रियंका को बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन फिर भी प्रियंका उसका साथ नहीं छोड़ती थी। शेफाली और प्रियंका दोनों अपने अपने स्कूल जाया करते थे। शेफाली का स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल था, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका का एक सरकारी स्कूल था, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। ये सब देख रही शेफाली एक दिन प्रियंका से कहती है, कल मेरा जन्मदिन है और तुझे कल मेरे जन्मदिन पर आना है। मेरे पिताजी ने शहर से ढेर सारे केक ऑर्डर करे हैं और सभी बच्चों को एक एक केक मिलेगा। अरे वाह शेफाली, क्या तुम सच कह रही हो? सबको एक एक केक मिलेगा? हाँ, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं, और तुम तो जानती हो कि मेरे पिताजी कितना पैसा कमाते हैं। आखिरकार वो पैसा जाएगा कहाँ? मैं अपने घर में इकलौती लड़की हूँ और मेरे माता पिता दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना भेज रहे हैं, वो मुझे गांव के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, तुम केक खाने की चिंता करो बस। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट लाना चाहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारे बचपन के दोस्त हूँ। बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम कभी नहीं लाकर दे सकती, और इसलिए मैं तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहती। मेरे पिताजी मेरे लिए काफी है। तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो अपने कटे फटे कपड़े पहनकर मेरी पार्टी में मत आना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्रियंका अपनी दोस्त शेफाली की बुरी भली बातें सुनने के बाद भी गुस्सा नहीं करती और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल शेफाली का जन्मदिन है और शेफाली ने सभी दोस्तों को बुलाया है। मैं शेफाली को गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन शेफाली ने कहा कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर आऊँ ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। क्या आप मेरे लिए एक फ्रॉक सिल दोगी माँ? अरे बेटा प्रियंका, शेफाली तो अमीर घर की लड़की है, उसके पास आए दिन नए कपड़े होते हैं और हम एक गरीब परिवार से हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे पिताजी का काम कितना कम चलता है, उसमें मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक कहाँ से बना सकती हूँ। हाँ, अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे पास समय है तो मैं फिर तुम्हें एक हफ्ते बाद फ्रॉक बनाकर दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं रखे और ना ही मेरे पास फोन है जो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर कपड़ा मंगवा दूँ। तुम अपनी लाल वाली फ्रॉक पहनकर चली जाना, उसमें 2 ही कट लगे हैं बस। माँ, शेफाली के स्कूल के दोस्त भी आएंगे और वो सभी अमीर घर से हैं। शेफाली की बचपन के दोस्त होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। शेफाली ने मुझे गिफ्ट देने के लिए मना किया है, लेकिन मुझसे कहा है कि मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊँ। क्या मैं वो भी नहीं कर सकती? देखो बेटा, तुम्हें बर्थडे में जाना हो तो जाओ, लेकिन तुम जिद मत करो। हमारी इस गरीबी में हम तुम्हें कहाँ से फ्रॉक ला कर दे, और अगर तुम अपनी कटी फटी फ्रॉक पहनकर भी चली जाओगी तो इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हमें सब जानते हैं कि हम गरीब हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रियंका चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर एक फ्रॉक के बारे में सोचने लगती है। काश मेरे पास शेफाली की तरह अलग अलग रंग बिरंगी फ्रॉक होती और मेरे पास तरह तरह की चप्पलें होती, सैंडल होती और मैं एक नॉर्मल घर में रह रही होती। प्रियंका ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है कि तभी उसके पिताजी घर आते हैं और प्रियंका को बुलाते हैं। प्रियंका बेटा, इधर आना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज काम से आते वक्त मुझे रास्ते में 100 रुपए की फ्रॉक मिल रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए एक फ्रॉक लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ बेटा कि ये सस्ती फ्रॉक है, लेकिन मैं अपनी बिटिया के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगी। पिताजी, मैं तो पूरे दिन से माँ से यही बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप मेरे बिना बताए मेरे लिए फ्रॉक लेकर आ गए। दिखाओ जरा, मैं पहनकर देखूं। प्रियंका अपनी फ्रॉक पहनती है और उसको पहनकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ की नजर उस फ्रॉक पर लगे हुए कट पर जाती है। आपको ये सस्ती फ्रॉक इसलिए मिल गई क्योंकि इसमें कट लगा हुआ है।
इस गरीबी में मैं तुम्हारे लिए जो ला सकता था वो मैं ले आया बेटा। मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद आई तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब कटी फटी है तो तुम इसको सही कर लो। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रियंका वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रियंका मन ही मन बहुत ज्यादा बातें सोच रही थी और उसे अगले दिन अपनी दोस्त के यहाँ जाना होता है और वो इसी बात की चिंता कर रही थी और वो अपने कमरे में बैठकर उस फ्रॉक को बार बार देखकर वही फ्रॉक एक अच्छी फ्रॉक में इमेजिन कर रही थी। लेकिन वो फ्रॉक अच्छी होने के साथ साथ कटी हुई थी, जिस कारण उसको शेफाली की सारी बातें याद आ गई। लेकिन फिर भी प्रियंका गरीबी के कारण उस फ्रॉक को सिलकर पहन लेती है और अगली शाम वही फ्रॉक पहनकर बर्थडे में चली जाती है। अरे वाह, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और मेरे दोस्त भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह प्रियंका, तुम भी आ गई। अब तुम सभी यहाँ पर खड़े हो जाओ। शेफाली के सभी दोस्त एक जगह खड़े हो जाते हैं और वहीं प्रियंका अपनी फटी हुई फ्रॉक को पहने शर्म से एक तरफ कोने में खड़ी रहती है कि तभी शेफाली उसे खींचकर अपने साथ ले आती है। अरे चल ना, सबके साथ खड़ी हो, तेरे भी बड़े नखरे हैं। यार शेफाली, मेरे पिताजी कल मेरे लिए एक फ्रॉक लेकर आए, लेकिन उसमें कट लगा था और तुमने मुझे कहा था कि फटी हुई फ्रॉक पहनकर मैं ना आऊं। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे बर्थडे में रुकूं या चली जाऊं? ओह अच्छा, तो इसलिए तो मेरे पास नहीं आ रही और इतने नखरे दिखा रही है। अब समझी। लेकिन एक बात बताऊं, तुझे समझ नहीं आया कि मैंने तुझे मना किया था कि मेरी बेइज्जती मत कराइयो और तू फिर भी अपनी कटी फटी फ्रॉक में ही आ गई। जा यहाँ से, वरना मेरी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी और मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगी कि मेरी दोस्त एक गरीब दोस्त है। अच्छा, तुम गुस्सा मत हो। ये लो, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लेकर आई थी, ये चॉकलेट तुम रख लो। मुझे तेरी कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तू सस्ती सी चॉकलेट उठाकर लेकर आई होगी और तेरी जैसी बहन जी खुद ये चॉकलेट खा ले। अब चल जल्दी से निकल यहाँ से। मेरे माताजी पिताजी आएंगे और वो मेरा केक कट करवाएंगे। उसके बाद सभी को एक एक केक मिलेगा, लेकिन मैं तुझे केक नहीं खिलाऊंगी क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। शेफाली की बुरी बुरी बातें सुनकर प्रियंका रोते रोते अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो सारी बातों में गुम हो जाती है और चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। काश हम अमीर होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मेरी दोस्त शेफाली मेरी दोस्त होने के बाद भी मुझे इतना बुरा भला कहती है। मुझे उसके बर्थडे में जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसने मुझे मना भी किया था, लेकिन फिर भी मैं उसके बर्थडे में गई। सब में मेरी ही गलती है। मुझे लगता है इस गरीबी में मुझे मर जाना चाहिए। प्रियंका अपने आप को कोस रही होती है कि तभी उस तालाब में से आवाज आती है, तुम जोर जोर से क्यों रो रही हो और फिर तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने मन को समझाने की जरूरत है और उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम इतनी समझदार लड़की होने के बाद भी उल्टी बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? जरा मेरे सामने तो आओ, फिर मैं आपको अपनी सारी मजबूरी बताऊंगी। तुम्हारे सामने बना ये तालाब, इसमें से ही मैं बोल रही हूँ। मैं एक जादुई तालाब हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। आज तुम इस तालाब के पास बैठकर रो रही हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या सच में तालाब भी बोलते हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि जादुई तालाब भी होता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी जानती हूँ क्योंकि तुम अभी रोते रोते सब कुछ बता रही थी, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पूरे तालाब में एक दिव्य रोशनी घूमती है और पूरे तालाब में फ्रॉक ही फ्रॉक होती है। इतनी सारी फ्रॉक देखकर प्रियंका बहुत खुश होती है। ये लो, मेरी ये सारी जादुई फ्रॉक है। इनमें से तुम्हें जो भी रंग की फ्रॉक पसंद हो वो तुम उठा लो। प्रियंका चाहती थी कि सभी फ्रॉक उसकी हो जाए, लेकिन तालाब की बातें सुनकर प्रियंका एक रंग की फ्रॉक पसंद करती है और कहती है,
मेरा एक फ्रॉक से क्या होगा, ये तो एक ही है ना। हाँ, ये एक जरूर है, लेकिन ये जादुई फ्रॉक है। तुम इसे कोई साधारण फ्रॉक मत समझना और ना ही इस फ्रॉक को किसी को देना। और याद रहे कि तुम्हें इस फ्रॉक का लालच नहीं करना है और ना ही इसका इस्तेमाल कहीं गलत जगह करना है। तुम इस फ्रॉक से अपनी मनचाही हर चीज मांग सकती हो और ये फ्रॉक तुम्हें सारी चीज देगी। क्या सच में? ये आप सच कह रही हो? तुम्हारी इस गरीबी को मिटा भी सकती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम घर जाकर इसे मांग कर देख लेना। ये तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म कर देगी और तुम्हें एक अमीर लड़की बना देगी, बिल्कुल तुम्हारी दोस्त शेफाली की तरह। तालाब की बातें सुनकर प्रियंका बहुत खुश होती है और घर जाकर अपने कमरे में बैठकर फ्रॉक से कहती है, ये जादुई फ्रॉक, कृपया करके हमारी इस गरीबी को मिटा दो और मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ रह सकूं और उसमें जरूरत की सारी चीजें हो और उसमें ढेर सारी फ्रॉक, गाउन, लहंगे आदि हो। प्रियंका के इतना कहते ही फ्रॉक के आसपास ढेर सारे स्पार्कल्स गिरते हैं और वो सारे स्पार्कल्स एक घर में बदल जाते हैं और प्रियंका अपना छोटा सा घर एक बड़े घर में देखकर बहुत खुश होती है। और ये सब देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। तभी प्रियंका अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और उसके माता पिता भी तालाब का धन्यवाद करते हैं। प्रियंका और प्रियंका के माता पिता की वेशभूषा पूरी बदल जाती है और वो सभी बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, बिल्कुल रईस लोगों की तरह। फिर उसके बाद प्रियंका अपने घर में अपने माता पिता के साथ एक चक्कर लगाती है और देखती है, अरे वाह माँ, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर साड़ी और लहंगा रखे हैं और मेरे लिए देखो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक और गाउन रखी है। मुझे यकीन है कि ये सब जादुई तालाब का ही खेल है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इससे जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा और देखो ये बात सच हो गई। बेटा, तुम्हें ये जादुई फ्रॉक तालाब जी ने तो दी है, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना, जैसा कि उन्होंने तुम्हें बताया था, और तुम इससे दूसरे लोगों की मदद करना बेटा। पिताजी, हम अमीर जरूर बन गए और हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इस चिंता से मुक्त रहे कि मुझे किसी बात का लालच आ जाएगा। मैं हमेशा से ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सभी लोगों की मदद कर सकती हूँ और सभी को रोटी भी खिला सकती हूँ। हाँ, अब हम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ हम गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे और उन्हें रहने की जगह भी देंगे। प्रियंका के माता पिता बहुत खुश होते हैं और प्रियंका को गले से लगा लेते हैं। अब प्रियंका के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके पास एक बड़ा घर, जरूरत की सारी चीजें, ढेर सारे कपड़े, बहुत सारे मेकअप किट होती है। अब वो शेफाली से भी अमीर होती है और ये सब देख रही शेफाली प्रियंका के पास आती है और कहती है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब आगे से मैं तुम्हें कभी गलत नहीं कहूँगी और हम हमेशा साथ में खेला करेंगे। अरे तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और ये तो छोटी मोटी बात है जो हर दोस्त के बीच में हो जाती है। इस तरह शेफाली प्रियंका से माफी मांग लेती है और दोनों दोस्त फिर से दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद प्रियंका अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में हाथ बटाती है और गरीबों की सेवा करती है और अब प्रियंका और प्रियंका के माता पिता बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं।